Everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. सो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO 3 के एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड ये टॉपिक बेसिकली डील करेगा विद द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्री ईरान। तो ईरान क्या है, बेसिकली एक वेस्ट एशियन कंट्री है, या फिर आप कह सकते हो मिडल ईस्ट कंट्री है। और उसके जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम इंडिया और ईरान के ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इससे पहले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करी थी उसमें डिस्कस किया था हमने वेस्ट एशियन कंट्री बहरान के बारे में, बहरान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और उसके इंडिया के साथ में जो ट्रेड रिलेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो देयर आर इन टोटल 7 कंट्रीज़ जो कि मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट है इंडिया के ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज़ द सेकेंड कंट्री विच वी विल गोना डिस्कस। एंड बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, तो उनको भी आप देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए अगर नहीं किया। बाकी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली द पार्ट 4 एंड यूनिट इज़ 20 जिसका नाम है वेस्ट एशिया। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा हमारा मिशन है 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है लाइक दिस: डिस्क्राइब द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ईरान and also describe the trade relation of Iran with India। या फिर आपका सिंपल आ सकता है कि इंडो वेस्ट एशिया ट्रेड रिलेशन पर आप शॉर्ट नोट लिखिए या डिफाइन कीजिए। तो कैसे भी क्वेश्चन आए, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये आपके आंसर का पार्ट बनेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं उनको याद कर लीजिएगा वीडियो के एंड तक। और यही हमारा एम रहेगा हर वीडियो का कि साथ के साथ हमें पॉइंट्स मेमोराइज हो जाएं। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईरान के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कि ईरान जो हमारी कंट्री है वेस्ट एशिया की, उसकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। तो ईरान की अगर हम बात करें तो इसको हम पर्सिया के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप ऑफिशियली बोल सकते हो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक है, तो ईरान को हम पर्सिया के नाम से भी जानते हैं। आपने मूवी देखी होगी प्रिंस ऑफ पर्सिया। तो पर्सिया बेसिकली क्या है, पुराना नाम है ईरान का, और ईरान को पर्सिया के नाम से भी जाना जाता है। या फिर ऑफिशियली अगर हम नाम की बात करें तो ईरान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। बात करें ईरान की तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है मिडल ईस्ट की, और वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में आती है। 17th नंबर पे आपकी पॉपुलस कंट्री में काउंट की जाती है ईरान। आई रिपीट, ईरान जो है मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट आपकी क्या है कंट्री है, और वर्ल्ड की 17th मोस्ट पॉपुलस कंट्री में काउंट की जाती है। ना बात करें सबसे बड़े जो नेचुरल गैस सप्लाई के रिज़र्व्स हैं ईरान के पास हैं, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिज़र्व्स अवेलेबल हैं ईरान में। तो ईरान को की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारा कि सबसे बड़े जो नेचुरल गैस की सप्लाई है वो ईरान के पास है। और जो ऑयल रिज़र्व्स की अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व्स अवेलेबल है ईरान के पास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी जो है ईरान की वो है तेहरान। जैसे कि इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, वैसे ही ईरान का कैपिटल है तेहरान, और यही ईरान की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। जो ईरान है बेसिकली फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, ECO का, OIC एंड OPEC का। ठीक है, आई रिपीट, ईरान जो है फाउंडिंग मेंबर है यूएन, ECO, OIC एंड OPEC यानी कि OPEC का। अब UN स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब ECO की बात करेंगे। ECO की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। OIC की है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। एंड OPEC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी कंट्री ईरान। तो इन सबको याद रख लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए पॉइंट्स को। हम बढ़ते हैं, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
सो नाउ अब जानेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ईरान के बारे में। तो ईरान वॉज ट्रेडिशनली एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी एंड अचीव्ड सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन बाय द 1970s। तो ईरान अगर हम बात करें पुराने ज़माने की या फिर ट्रेडिशन के हिसाब से अगर देखें तो ईरान एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, लेकिन 1970 तक ईरान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को भी अचीव कर लिया। यानी कि अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में तो एक्सपर्ट थी ही ईरान, साथ ही साथ अब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1970 तक काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट अचीव करी ईरान ने। Now Iran's economy was seriously hurt by a series of destroying events। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी काफ़ी सफ़र हुई। अब कौन कौन से डेस्ट्रॉइंग इवेंट्स थे जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी हर्ट हुई, लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले हुआ 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन। ठीक है, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से ईरान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। सेकंड था आपका जो इराक़ के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई ईरान की, काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ चली इराक़ के साथ में, जिसकी वजह से भी ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट देखना पड़ा, इम्पैक्ट देखना पड़ा। 1980 में बेसिकली क्या था, जो ऑयल के प्राइजेस थे वो कम हो गए। अब उसकी वजह से भी ईरान की इकोनॉमी जो है काफ़ी डिप्रेस्ड हुई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीरियसली हर्ट हुई। और ऑयल बेसिकली क्या था, एक ऐसा आइटम था जिसके थ्रू ईरान सबसे ज़्यादा पैसे कमाता था। तो ऑयल के प्राइस गिरने से 1980 में क्या हुआ, ईरान की इकोनॉमी सफ़र हो गई। Now the next point says the economy of Iran, which grew by only 1.8% in 1994, registered a growth rate of about 6% in 1996। तो इतना सब होने के बाद भी अगर हम बात करें तो ईरान की इकोनॉमी ने काफ़ी कोशिश की अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने की। एंड दिस कैन बी seen with the data that is available for 1994 and 1996। तो 1994 में ईरान की जो इकोनॉमी थी वो आपकी बढ़ रही थी 1.8% के अकॉर्डिंग, और 1996 में जो ग्रोथ रेट था वो बढ़कर लगभग आपका 6% तक हो गया। ठीक है, सो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड विल डिस्कस द फर्दर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड द पॉइंट नंबर 1 सेज ईरान्स इकोनॉमी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइड्रोकार्बन, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, फिनेंशियल सर्विसेज। सो गाइज अगर हम बात करें तो ईरान की इकोनॉमी में जितने भी एक कंट्री में सेक्टर्स हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो कि उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन इज़ वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर दैट इज़ अवेलेबल इन ईरान। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर तो स्टार्टिंग से ही ईरान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। एंड जैसा कि हमने सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस करा था, ईरान ट्रेडिशनली ही एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी रही है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर्स पर भी काफ़ी वर्क किया ईरान की इकोनॉमी ने, और ईरान की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर भी काफ़ी ग्रो हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ईरान का। और फाइनेंशियल सर्विसेज भी, जस्ट बिकॉज की जो ऑयल है जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं ईरान की इकोनॉमी में। तो ये है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ईरान की इकोनॉमी के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब बात करें, ईरान रैंक्स सेकेंड इन दी वर्ल्ड इन नेचुरल गैस रिजर्व्स एंड फोर्थ इन द प्रोवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व अवेलेबल है ईरान के पास में, और फोर्थ प्रोवन क्रूड ऑयल रिजर्व है ईरान में। तो आप देख सकते हैं कि कितना रिच है इन चीज़ों से ईरान। एंड ये सारी चीज़ें इंडिया की अगर हम बात करें तो हम लैक करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो इसीलिए हमें काफ़ी डिपेंडेंट होना पड़ता है ईरान पर अपने क्रूड ऑयल के लिए, नेचुरल गैस सप्लाई के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी वजह से हमारा ईरान के साथ में कॉन्टैक्ट या बिज़नेस ज़्यादा है। नाउ डिस्कस करते हैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ईरान के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
एंड इस टेबल में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ईरान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के डेटा को। तो जीडीपी की बात करें तो ईरान की जो करेंसी है बेसिकली उसको बोलते हैं रियाल, इरानियन रियाल, ठीक है। आई रिपीट, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है, ईरान की करेंसी इरानियन रियाल है, रियाल, ठीक है। तो 2001 में आप देख सकते हैं डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 671.70 ट्रिलियन रियाल का जीडीपी था ईरान का। 2002 में बढ़कर वो 926.50 इरानियन रियाल का हो गया, ट्रिलियन में। बेसिकली डेटा ध्यान रखिएगा ट्रिलियन में है। 2003 में बढ़कर 1109.50 ट्रिलियन रियाल का हो गया जीडीपी। उसके बाद 2004 में बढ़कर 1406 ट्रिलियन इरानियन रियाल का हुआ और 2005 में बढ़कर 1646.70 ट्रिलियन रियाल का हुआ। तो 2001 से 2005 तक जो जीडीपी है वो ग्रो होता रहा है। अब 2001 के एंड 2005 के फिगर्स याद रख लीजिएगा। 2001 में फिगर्स हैं 671.70 ट्रिलियन रियाल और बढ़कर वो आपका लगभग 2005 में 1646.70 ट्रिलियन रियाल हो गए। लगभग 1000 ट्रिलियन रियाल का ग्रोथ हुआ है विद इन अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। नाउ जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है ईरान का। 2001 में था 3.70%, 2002 में हुआ 7.50%, 2003 में हुआ 7.10%, 2004 में हुआ 5.1% और 2005 में हुआ 6.9%। तो 2001 एंड 2005 की डेटा देखें तो लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हो डबल हो गया। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन हमेशा से ईरान में ज़्यादा रही है। 11.3% इन्फ्लेशन थी 2001 में, 14% हो गई आपकी 2002 में, 2003 में इट वाज अबाउट 16.50%, 2004 में इट वाज 14.80% और 2005 में हुआ 13.4%। ओके, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, थोड़ा बहुत है, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिएगा 2001 एंड 2005 की अगर डेटा कंपेयर करें तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ हुआ है। नाउ एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे जो कि मिलियन यूएस डॉलर्स में है। तो 2001 में एक्सपोर्ट था ईरान का 23,904 मिलियन यूएस डॉलर्स का। 2002 में बढ़कर हो गया आपका 28,237 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद 2003 में बढ़कर हुआ 33,991 मिलियन डॉलर्स। 2004 में हुआ 43,852 डॉलर्स और 2005 में आपका लगभग 60,012 मिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस हुआ एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट के थ्रू लगभग 2.5 टाइम्स आपका अमाउंट हो गया ज़्यादा 2001 से 2005 में। 2001 में फिगर्स थे 23,904 मिलियन डॉलर्स और 2005 में बढ़कर आपके हो चुके हैं 60,012 मिलियन डॉलर्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाउ एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के बाद अब इंपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ ईरान का। तो ईरान का जो इंपोर्ट था 2001 में इट वाज अबाउट 18,129 मिलियन डॉलर्स, जो कि 2002 में बढ़कर हो गया 22,036 मिलियन डॉलर्स। 2003 में बढ़कर हुआ 29,561 यूएस मिलियन डॉलर्स। 2004 में हुआ 38,199 मिलियन यूएस डॉलर्स और 2005 में बढ़कर हो गया 40,969। तो ये भी लगभग 2.5 टाइम्स आप कह सकते हो इंपोर्ट का जो फिगर है 2001 एंड 2005 को अगर कंपेयर करें तो 2.5 टाइम्स आपका बढ़ गया है। ओके, तो ये टेबल है 2001 एंड 2005 की डेटा को अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए। बाकी फिगर्स आपके हैं, अगर आप याद कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा ग्रोथ होती रही है हर साल। नाउ चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस टेबल के। सो एज पर द डेटा इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द इकोनॉमी ऑफ ईरान वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 7% एक्सेप्ट इन द ईयर्स 2001 एंड 2004 व्हेन इट वाज 3.7 एंड 5.1% रिस्पेक्टिवली। तो इसके अलावा 2001 एंड 5 के डेटा के अलावा आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो ईरान की इकोनॉमी है उसकी जीडीपी ग्रोथ जो है लगभग 7% रही है ऑलमोस्ट, सिर्फ 2001 एंड 2004 को छोड़कर, जब इनकी जो ग्रोथ रेट थी वो थी लगभग 3.7% एंड 5.1% रिस्पेक्टिवली।
Now the next point is the inflation rate in Iran was rising continuously and it was the highest 16.5% in 2003. तो 2003 में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट रही है ईरान में और लगभग आप 2001 से कह सकते हैं कि ईरान की जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ ही रही है. Now the next point says after 2003 the inflation rate came down to 14.8% in 2004 and 13.4% in 2005. तो अगर हम बात करें 2003 तक जो ग्रोथ रेट थी इन्फ्लेशन की वो बढ़ी है. 2003 के बाद में इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम हुआ है. 14.8% हुआ 2004 में, 13.4% हुआ 2005 में. ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको अपार्ट फ्रॉम द टेबल डेटा ही थोड़े याद रखने हैं. जैसा कि मैंने आपको बोला 2001 एंड 2005 के फिगर्स याद रखिएगा. बाकी इन पॉइंट्स को जो कि मैंने फर्दर मेंशन किया इनको याद रख लीजिएगा. क्वेश्चन आता है तो अपना नोट्स आप मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. तो आई होप ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा. आप सबको यूज़फुल रहा तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा आपके क्या सजेशंस है इस वीडियो के बारे में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरे चैनल को और आपके दोस्तों को सपोर्ट हो पाए. सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए जिससे कि ऐसी काम की वीडियोस आपको मिलती रहें. एंड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बाय बाय.